हेलो एंड वेलकम टू द डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप आईएएस। इस इनिशिएटिव में हम कवर करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन। सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। These are today's topics. Right, so let's take a look at the first topic. So the first topic is Central Armed Police Forces General Administration Act 2026. The Central Armed Police Forces General Administration Act 2026 has been notified after receiving President's assent. तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 पास हो चुका है और उसे प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया है। इसके बाद अब इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या है ये एक्ट, क्यों इस एक्ट की हमको ज़रूरत पड़ी और इसके की प्रोविजंस क्या हैं। राइट, सो लेट्स क्विकली कवर ऑल दैट। ये जो एक्ट है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अब फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विसेज मैटर ऑफ CAPFs, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो होती हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब एक ये यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क बन गया है। इसके पहले कोई एक ऐसा सिंगल फ्रेमवर्क या सिंगल लॉ नहीं था जो सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को गवर्न करता था, लेकिन अभी एक सिंगल फ्रेमवर्क है जिसके अंडर सभी आर्म्ड फोर्सेस कवर होंगी। तो ये किसको किसको कवर करता है? ये कवर करता है ग्रुप ए की सर्विसेज जो हैं उसके अंडर आने वाले जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स। ठीक है, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेस है तो ये समझिए पुलिस वाला फंक्शन और जो आर्म्ड फोर्सेस वाला फंक्शन है सिर्फ उन्हीं को कवर कर रहा है ना, सिविल सर्विसेज को नहीं कवर करता है। तो ग्रुप ए के जो जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, फिर IPS ऑफिसर्स जो डेप्यूटेशन में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भेजे जाते हैं, और इसके अलावा जो आर्मी पर्सनल हैं जिन्हें डेप्यूटेशन या रीडिप्लॉयमेंट में इन सर्विसेज में भेजा गया है उनको गवर्न करता है। राइट, तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी समझ लेते हैं कि IPS ऑफिसर्स जो होते हैं वो तो इंडियन पुलिस सर्विसेज से यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं, लेकिन IPS ऑफिसर्स को ही डेप्यूटेशन में भेजा जाता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। और जब ये डेप्यूटेशन में भेजे जाते हैं तो यूजुअली वहाँ के जो बड़े पोस्ट होते हैं, डिसीजन मेकिंग पोस्ट होते हैं, वहाँ पे इन IPS ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। अब जो पूरा इशू है जिसके कारण हमको ये एक्ट लाना पड़ा है वो इसी से रिलेटेड है। क्या होता है कि जब IPS ऑफिसर्स को इन CAPFs में भेजा जाता है और वो वहाँ पे की पोस्ट होल्ड करते हैं, तो जो उस केडर के ऑफिसर हैं जो CAPF से ही भर्ती होके आए थे, क्योंकि जितने CAPFs हैं अपने अलग अलग इनका एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और इनमें जो ऑफिसर्स एडमिशन लेते हैं वो इनके होम ग्रोन ऑफिसर्स होते हैं ना, इसी सर्विस में काम करके वो धीरे धीरे प्रमोट होके हाई पोस्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन एक IPS ऑफिसर जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं वो अचानक से इनके बॉस बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्रिक्शन बनता है जो CAPF के ऑफिसर्स हैं उनका IPS ऑफिसर्स से। तो एक लॉन्ग टर्म डिमांड रही है इन ऑफिसर्स की, CAPF के ऑफिसर्स की, कि हमको कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए पोस्ट में, कि ये पोस्ट हैं वो सिर्फ CAPF ऑफिसर्स ही होल्ड कर सकते हैं, या फिर जो IPS ऑफिसर्स इनके बॉस बन के आते हैं उनका कोटा फिक्स कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा पोस्ट IPS ऑफिसर्स होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ही ये एक्ट को लाया गया है कि अब एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें क्लियरली गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है कि IPS ऑफिसर्स को किन किन पोस्ट में अपॉइंट किया जा सकेगा, और उन्होंने कोटा भी एकदम फिक्स कर दिया है। हालांकि अभी भी जो की डिसीजन मेकिंग पोस्ट है उसमें IPS ऑफिसर्स ही अपॉइंट होंगे, क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं और गवर्नमेंट मानती है कि इन पोस्ट में IPS ऑफिसर्स को ही बैठाना जरूरी है। पर जो CAPF के ऑफिसर्स हैं अब उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। राइट, तो ये है पूरा एक्ट और जो इससे रिलेटेड डिमांड थी जिसके कारण इस एक्ट को लाया गया। अब हम लोग जल्दी से इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। अब इससे लीगल क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि एक सिंगल फ्रेमवर्क बन गया है। पहले अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते थे तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी, एक तो वो अलाइन हो जा रहा है। फिर इससे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा सभी एजेंसीज के बीच में, क्योंकि एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क है तो कोऑर्डिनेशन के बेटर चांसेस हो जाते हैं। फिर इसके की प्रोविजंस में देखेंगे तो जो हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। CRPF, BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, सशस्त्र सीमा बल, ये सभी अब इसके अंडर कवर होंगे। फिर जो डेप्यूटेशन कोटा है वो फिक्स कर दिया गया है कि IPS ऑफिसर्स जो है वो सिर्फ 50% पोस्ट फिल करेंगे IG लेवल के, 67% करेंगे ADG लेवल के, लेकिन जो डायरेक्टर जनरल और स्पेशल डायरेक्टर जनरल वाली पोस्ट है यानी कि सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है उसमें उनका 100% कोटा रहेगा। फिर ऐसे सभी सर्विसेज के लिए जब रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशन, डेप्यूटेशन वगैरह वाली बात आती है तो वो पूरा की पूरी पावर किसके पास रहेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, और इससे उसको ओवरराइडिंग अथॉरिटी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर एनी अदर लॉज। अब इसमें कहा गया है कि कोर्ट रूलिंग के ऊपर भी उनको ओवरराइडिंग अथॉरिटी मिलती है, लेकिन इससे एक चांस बनता है कि एक फ्रिक्शन आ जाएगा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में। तो
इस पॉइंट को हमें फ्यूचर में देखना होगा कि क्या वाकई से कारण फ्रिक्शन क्रिएट होता है कोर्ट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो लॉजिक ये है कि हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए, इस कारण हम चाहते हैं कि कोई और इसमें आके इंटरफेरेंस ना करे। तो अभी तो ये नोटिफाई ही हुए हैं रूल्स, आगे देखते हैं कि क्या इसमें कोर्ट आके इंटरवीन करेंगे इस प्रोविजन में कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको चलने दिया जाएगा। राइट, आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या है जो नया एक्ट आ गया है, इस गैम्बिट में कौन कौन से फोर्सेस आती हैं, और कोटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसको कितना कोटा मिला हुआ है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इस टॉपिक की। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज डिसरप्टिंग द एंटार्क्टिक इकोसिस्टम। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज अपलिस्टेड द एम्परर पेंगुइन एंड अंटार्क्टिक फर सील to the endangered category due to intensifying climate change impacts. Right, तो IUCN ने एम्परर पेंगुइन एंड अंटार्कटिक फर सील को अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर दिया है। और ये उसने मूव किया है क्योंकि इन दोनों पे क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का इन स्पीशीज़ के ऊपर, फिर इन दोनों स्पीशीज़ की थोड़ी थोड़ी हम डिटेल भी देख लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहे हैं ग्लोबल टेम्परेचर्स, और इन ग्लोबल टेम्परेचर्स के कारण जो सी आइस है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है अंटार्कटिका में। इसके कारण जो आइस ड्वेलिंग क्रीचर्स हैं, पेंगुइन्स और ये सील, इन दोनों का हैबिटेट इम्पैक्ट हो रहा है इससे, और इस कारण इनकी कैटेगरी को अपडेट करना पड़ गया है। इसके अलावा जो ओशियन वार्मिंग हो रही है, इसके कारण जो क्रिल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पैक्ट हो रहा है। क्रिल क्या होते हैं? स्मॉल क्रस्टेशियंस होते हैं ये, यानी कि स्मॉल एनिमल्स समझ लीजिए, जिनको जितनी भी ये बड़ी स्पीशीज़ हैं जैसे कि पेंगुइन हुआ, सील हुआ, इसके अलावा जो लार्ज फिशेस हैं वो इनको खा के सर्वाइव करती हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली फाउंड स्पीशीज़ होती है जो मरीन फूड चेन का एक बहुत की कंपोनेंट है। तो ओशियन वार्मिंग के कारण इनका डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट हो रहा है, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट होने से जितने लार्ज एनिमल्स हैं उनके फूड चेन में डिस्ट्रप्शन आ रहा है। एंड नाउ इट इज टू सच अ लार्ज स्केल दैट द सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीशीज इज बीइंग थ्रेटन्ड। हियर यू कैन सी द टू स्पीशीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये हो गया एम्परर पेंगुइन और ये हो गया अंटार्कटिक फर सील। तो चलिए अब देख लेते हैं एम्परर पेंगुइन्स के बारे में। जो एम्परर पेंगुइन है ये पेंगुइन में लार्जेस्ट स्पीशीज होती है। कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं बस, और हेविली डिपेंडेंट ऑन द आइस फाउंड इन अंटार्कटिका। इसके पहले इनका स्टेटस था नियर थ्रेटन्ड, लेकिन अब IUCN ने इनका स्टेटस अपडेट करके कर दिया है एंडेंजर्ड। और जो सेकंड स्पीशीज है अंटार्कटिक फर सील, ये होते हैं मैमल्स, और ये सदर्न ओशियन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, यानी कि अंटार्कटिका और उसके आसपास के जो वाटर्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं ये। इनका पहले स्टेटस था लीस्ट कंसर्न, और देखिए अब उससे डायरेक्ट अपडेट होकर अब इनका स्टेटस हो गया है एंडेंजर्ड। So you can imagine the scale of the problem that these two species are facing, right? So remember the name of these two species and the updated status that IUCN has provided. Now let's quickly come to the last topic. And our last topic is madman theory in international relations. The concept of the madman theory has resurfaced in strategic discussions due to debates over the foreign policy approach of Donald Trump during the ongoing West Asia tensions. तो आज का जो last topic है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है जब से डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड स्टेज में दोबारा आए हैं, उन्होंने एक अलग ही अप्रोच फॉलो की है। कभी वो पूरे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, फिर उस टैरिफ को कम कर देते हैं, फिर उस टैरिफ को बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो हिस्टोरिकली उनके एनिमी नेशंस रहे हैं जैसे कि रशिया, फिर बाद में चाइना, इनके साथ वो अपनी दोस्ती बढ़ा लेते हैं। और जो उनके हिस्टोरिकल एलाइज रहे हैं जैसे कि नेटो नेशंस, उनके साथ वो अपनी रिलेशंस ख़राब कर लेते हैं। फिर वो कभी जाके ग्रीनलैंड पे अपना अधिकार बता देते हैं और डेनमार्क से लड़ने लगते हैं। कभी कनाडा को अपना 51st स्टेट बोल देते हैं, और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके ऊपर तो सीधा बम गिरा देते हैं। इससे पूरी दुनिया को लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ही ना शुरू हो जाए, पर वो भरोसा दिलाते हैं कि ये वॉर तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ईरान के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं, तो आप आके हमारी हेल्प कीजिए, हमारी अकेले की ड्यूटी नहीं है इसको खुलवाना। फिर वो बोलते हैं कि ये युद्ध तो बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे है। फिर अचानक से वो सीज फायर अग्रीमेंट कर लेते हैं। तो कोई एक उनकी स्टेबल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिसी नहीं रही है, अनलाइक द प्रीवियस प्रेसिडेंट्स। जैसे आप किसी प्रीवियस प्रेसिडेंट को देखें यूएस के, जैसे बराक ओबामा को देखें, तो उनकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए अप्रोच होती थी वो काफ़ी स्टेबल होती थी। हमको पता होता था कि ये इनके अलाइड नेशंस हैं, इनके साथ इनके रिलेशन हमेशा अच्छे रहेंगे। कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस भी आ जाए तो भी यूएस के प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड, इसके प्रेसिडेंट के रूप में देयर इज अ सर्टेन डेकोरम दैट यू हैव टू मेंटेन एंड अ सर्टेन ग्रेविटास इन योर बिहेवियर दैट यू हैव टू मेंटेन। तो ये प्रीवियस प्रेसिडेंट्स मेंटेन करके रखते थे, पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही ये इमेज पूरी तरीके से शैटर हो गई है। तो उनके इस इरेटिक बिहेवियर को ही कैप्चर करने के लिए अभी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक थ्योरी सामने आई है, वो है मैडमैन थ्योरी। अब क्या है ये मैडमैन थ्योरी, इसके कुछ की फीचर्स क्या होते हैं, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सब हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो ये जो मैडमैन थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस जो लीडर होते हैं किसी नेशन के या कंट्री के जो इस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी इमेज ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि वो बहुत ही इरेटिक, इम्पल्सिव
और एक्सट्रीम डिसीजंस लेने वाले लीडर हैं, राइट। तो बिल्कुल भी वो स्टेबल नहीं है और अगर उनको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो एक्सट्रीम डिसीजन भी ले सकते हैं, ऐसा वो अपना एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंटिमिडेट एडवर्सरीज, यानी अपने दुश्मनों को डरा के रखना कि बिल्कुल ड्रास्टिक स्टेप्स लाइक मिलिट्री एस्केलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। इसे क्या होता है कि अगर उन्होंने एक बार अपना ऐसी इमेज क्रिएट कर ली तो फ्यूचर में कोई भी नेशन जो उनके साथ डील कर रहा है वो डरता है कि हमारे साथ भी ये ऐसा ही कुछ ना कर दे, मिलिट्री इंटरवेंशन ना शुरू कर दें, तो अपने आप वो इनके साथ डील करते वक्त खुद से ही कंसेशन देने लगते हैं जो दूसरे नेशंस हैं। यानी कि अगर इन्होंने कुछ एक्सट्रीम डिमांड रखी है तो ऐसे अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स भी उस वक्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं जो दूसरे नेशंस हैं। और ये जो अप्रोच है ये ऑब्वियसली जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज है उनके बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, क्योंकि यूजुअली जो लीडर्स होते हैं उनसे अज्यूम किया जाता है कि वो केयरफुली अपना कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद वो एक्ट करेंगे, जबकि मैडमैन थ्योरी में ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम डिसीजंस ले सकते हैं मैडमैन थ्योरी वाले जो अपने लीडर्स हैं, और मिलिट्री एस्केलेशन तक करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वो यही होता है कि आपको बार्गेनिंग पावर मिल जाती है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में, क्योंकि सामने वाली कंट्री को पहले ही डर है कि आप एक्सट्रीम कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो वो खुद ही कुछ कंसेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला तो है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, कभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते ऐसे लीडर्स, हमेशा मिक्स सिग्नल भेजते हैं। आप बिल्कुल कभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि आपके अलाई हैं कि आपके एनिमी हैं, और इसके कारण जो इनके एनिमीज हैं वो लगातार कंफ्यूज रहते हैं कि इनके साथ कैसे डील किया जाए। फिर अगर उन्होंने एक बार एक्सट्रीम फोर्स का यूज कर लिया तो फ्यूचर में उनको उस फोर्स की यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी नेशंस ऑलरेडी डरे हुए हैं कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और हो सकता है हमारे खिलाफ भी फोर्स का यूज कर लेंगे। यानी कि एक बार आपने बस फोर्स का यूज किया, फिर आपके फ्यूचर कॉस्ट बच गए, आपको वो अब यूज नहीं करना है, वो डर ऑलरेडी बैठ चुका है पूरे वर्ल्ड में। और ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एक तो जो इसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जो ओपोनेंट्स हैं वो अब प्रोवोक करने से डरेंगे। छोटे छोटे अगर आपके अगेंस्ट वो स्टेप्स लेके आपको परेशान करते थे पास्ट में, जैसे कि पाकिस्तान कभी कभी हमारे ऊपर गोलीबारी कर देता है या फिर वो टेररिस्ट एक्टिविटी ही कर देता है, तो अगर कोई इरेटिक लीडर आ जाए तो ऐसे नेशंस के बाद फिर ये छोटे मोटे प्रोवोकेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको डरे कहीं न्यूक्लियर वॉर ही ना हो जाए। और ऐसा अप्रोच यूज करके शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक गेन्स मिलते हैं जो भी कंट्री इस अप्रोच को फॉलो कर रही है उसको। लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि इससे होती है इरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी। आपके जो एलाइज हैं वही अब मान रहे हैं कि आप बिल्कुल अनरिलायबल और अनस्टेबल हैं। तो ओवर द कोर्स ऑफ डेकेड्स जो आपने एक इमेज बनाई है अपनी कंट्री की, उसको बिल्कुल एक लीडर आके इंस्टेंटली डिमोलिश कर देता है। और इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपुटेशन कॉस्ट होते हैं, क्योंकि इस करंट लीडर के टाइम में तो चलिए जो एलाइज हैं या मेंबर नेशंस हैं उन्होंने माना कि इनकी पर्सनालिटी के कारण ये जो फ्रिक्शन है ये इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन अब फ्यूचर में भी इस कंट्री पे ट्रस्ट करने से लोग थोड़ा बचेंगे। अब यूएस के केस में ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैसा भी आ जाए, अब पूरी दुनिया ने मान लिया है कि जैसे हम चाइना +1 स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे थे कि चाइना का हमको एक ऑल्टरनेट कंट्री बना के रखनी है, वैसे यूएस +1 भी हो सकता है पॉलिसीज लोग फॉलो करने लगे कि यूएस पे भी ज्यादा डिपेंडेंस ठीक नहीं है। अगर अगला ऐसे कोई रेटिक लीडर आ जाए तो पूरा वर्ल्ड फिर से केओस में जा सकता है। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है एस्केलेशन डेंजर्स। अगर ऐसे लीडर को सामने से इन्हीं के जैसा कोई शॉर्ट टेम्पर्ड लीडर मिल जाए जिसके लिए शॉर्ट टर्म गेन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है इनके द्वारा शुरू की गई प्रोवोकेशन एक बहुत बड़े वॉर के रूप में बदल जाए। जैसा कि हम थोड़ा सा ईरान के केस में देख रहे हैं कि ट्रंप ने पूरी अपनी कोशिश की उनको दबा के रखने की, फियर पैदा करने की, लेकिन वो नेशन नहीं झुका। और उन्होंने क्या किया, बदले में जितने अरेबियन नेशंस हैं, गल्फ नेशंस हैं, उनके ऊपर ही अटैक शुरू कर दिया। इस कारण ट्रंप को भी बैकफुट में आना पड़ गया। और जो उन्होंने एक रजीम चेंज या न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए एक वॉर शुरू की थी, अब उसमें यूएस को इतना ज्यादा लॉस हो गया है कि ट्रंप के अपने पार्टी के लोग अब धीरे धीरे उनका सपोर्ट कम करने लग गए हैं। राइट, तो ये तो अपने आप में एक केस स्टडी हो गई यूएस के करंट प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन इस थ्योरी से हमने कोशिश की है कि कैप्चर किया जा सके जो इनका इरेटिक बिहेवियर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है जो फॉलो कर रहे हैं, या फिर ये उनका बेसिक नेचर ही है और अब उनका सेकंड टर्म है तो बिल्कुल वो अनहिंज्ड बिहेव कर रहे हैं? आप भी शेयर कीजिए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। अब चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम लोग आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026। 2 statements are given. Read the 2 statements and answer the question accordingly. And the second question is, in the light of climate change impacting the Antarctic ecosystem, the International Union for Conservation of Nature has updated the conservation status of Antarctic fur seal from least concern. Which of the following is its current IUCN Red List status? Right, so you have to answer which is the current status of Antarctic fur seal. So that was all for today's topics. I hope these videos are useful for your preparation. Try to answer the practice questions and I'll see you in the next video.